है जो भारत की राजनीति में बहुत मायने रखता है। इस शब्द के आसपास भारत की राजनीति की धारा घूमती है। इस शब्द के इस्तेमाल से राजनेताओं के करियर कभी कभी निर्धारित होते हैं, राजनीतिक पार्टियों का भविष्य भी निर्धारित होता है। दो और शब्द हैं, सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष और कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक। इन दो शब्दों पे बहुत सारे आरोप आधारित होते हैं। इन दो शब्दों को आधार बनाकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। बीजेपी को कई सारे बीजेपी विरोधी दल कम्युनल कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं, लेकिन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो नेता हैं या बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं वो बीजेपी को कैसे कम्युनल नहीं मानते हैं, कैसे सांप्रदायिक नहीं मानते हैं, ये जान लेना बहुत जरूरी है। ये जान लेना बहुत जरूरी है कि गुजरात का मुसलमान गुजरात की सरकार के बारे में क्या सोचता है। ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में वहां का मुसलमान और अल्पसंख्यक क्या विचार रखता है। और इन्हीं सब बातों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव महबूब अली चिश्ती साहब। बहुत स्वागत आपका चिश्ती जी हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, आदाब। देश इस वक्त कई समस्याओं का सामना कर रहा है चिश्ती साहब। उत्तराखंड में बाढ़ आई है, हजारों लोगों की वहाँ पर मौत हुई है इस आपदा से, और राहत बचाव का काम वहाँ पर चल रहा है। वहाँ की राज्य सरकार लगी है, आर्मी लगी है, एयरफोर्स लगी है और भी राज्य सरकारें मदद दे रही हैं। आप गुजरात हज कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। वहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे और उसके बाद एक सियासत हो रही है वहाँ पर इन बचाव कार्यों को लेकर कि किसने ज़्यादा किया, किसने कम किया, कौन वहाँ पहले पहुँचा, कौन वहाँ बाद पे पहुँचा। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, उत्तराखंड में जो हुआ ये वाकई दिल दहलाने वाला है और ये हम सभी की जो हार्दिक दुआएं, प्रार्थनाएं उनके साथ है जिन लोगों के साथ ये घटना हुई। लेकिन कहने की बात यह है कि हमारे नरेंद्र भाई जो है ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो सराउंडिंग स्टेट से, भारत से पहले उस जगह पे जाके पहुंचे। और हमने कभी भी हमारे राजनीति करने की बात हमारे यहाँ नहीं आती। आप अगर देखो कि फौरन ही दूसरे ही दिन गुजरात से चीफ मिनिस्टर साहब और सारी हेल्प वहाँ पहुँच गई। और इसके बाद अगर देखो तो कांग्रेस की जो हेल्प हुई वो 4 दिन 5 दिन के बाद वहाँ पहुँचे। जब देखा कि इनको ऐसा लगा कि अगर सीएम साहब वहाँ पहुँच गए हैं गुजरात के तो प्रजा का प्यार और जो पॉपुलैरिटी है वो ले जाएंगे, वरना ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। गुजरात ने कभी भी भारत में कोई भी ऐसी दिक्कत आई है तो गुजरात ने पहले ताउन किया है वहाँ। नहीं, कल सामना में एक लेख छपा जो आप शिवसेना आपकी सहयोगी है, बीजेपी की सहयोगी है, उसका मुखपत्र है सामना। उसमें लिखा कि नरेंद्र भाई मोदी को सिर्फ गुजरातियों को बचाने की बात नहीं करनी चाहिए थी, अब वो राष्ट्रीय स्तर के नेता अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट उनको माना जा रहा है, तो इसमें पूरे देश के लोगों को बचाने की बात होनी चाहिए थी, ऐसा सामना में लिखा है। देखो, तो पूरे देश के लिए ही काम हुआ है। सीएम साहब वहाँ हेल्प लेके गए तो सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ गुजरातियों के लिए करना है। ठीक है, गुजरात के ज़्यादा लोग वहाँ टूरिस्ट गए थे तो गुजरातियों को वहाँ अपने घर तक पहुँचाना एक उनकी जिम्मेदारी में आता है, लेकिन जो हेल्प की गई है वो सभी के लिए की गई है। जैसे कल ही हमारी सीएम साहब के साथ मीटिंग थी, ऑफिस बेरर्स की मीटिंग थी, बीजेपी के पदाधिकारियों की मीटिंग थी, और उसमें ये फैसला लिया गया कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी एमएलएज हैं, वो सारे जो है चेयरमैन्स हैं, वो 1 महीने की जो तनख्वाह है वो सारे उत्तराखंड वालों के लिए जो भी विक्टिम्स हैं उनकी हेल्प के लिए देंगे। तो ये जितनी भी सारी हेल्प जाएंगी वो सारे उत्तराखंड के लोगों के लिए जाएगी। गुजरात वाले तो जो थे वो वापस आ गए। जो भी वहां से जा रहा है, हेल्प जा रही है, वो उत्तराखंड के विक्टिम्स के लिए जा रही है। वहां ये लेबल के साथ नहीं जा रही है कि भाई ये गुजरात के लिए है। और यहां तक कि कल इन्होंने, सीएम साहब ने, मोदी साहब ने ये कहा कि जो भी हेल्प जाएगी, राहुल साहब तो 4-5 दिन के बाद आए और फोटो बड़े बड़े लगा दिए, ट्रकों के पीछे राहुल साहब की और सोनिया जी के फोटोज लगा दिए, जबकि सीएम साहब ने यह कहा कि जो भी गुजरात से हेल्प जाएगी, ना मेरा उस पर फोटो होगा, ना मेरा उस पर नाम होगा, सिर्फ ये लिखा होगा कि फ्रॉम गुजरात टू उत्तराखंड। ये बात है, क्योंकि जब तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो उसमें पॉलिटिक्स या उसमें कोई गेंद लेने की अपनी निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और इसी सही दिशा पे सीएम साहब चल रहे हैं।
और रामदेव जी ने, और मैं कहता हूं कि संघ परिवार ने, बीजेपी संगठन ने, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सेंट्रल में तुम्हारी गवर्नमेंट है, फिर भी तुम उस अंदाज से काम नहीं कर पाए। तुम्हारी एजेंसीज, तुम्हारी गवर्नमेंट जिस अंदाज से एक ऑपोजिशन में होने के बावजूद, जो बीजेपी और उसके साथ सहयोगी है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये काबिले दाद है और लोगों ने सराहा है। आज तुम जनरल मीडिया का और जनरल पब्लिक का ओपिनियन देखो तो जो काम भी सीएम साहब ने या बीजेपी ने जो भी किया है, सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा समझा जाता है नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाती है कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल की वो 2000 दंगों के पीछे जो है वो जिम्मेदार हैं, और वहाँ पर जो भी गलतियाँ हुई, जो भी वहाँ पे गवर्नेंस की प्रॉब्लम थी, उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। और ऐसा लोग आरोप लगाते हैं कि वहाँ का मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, बल्कि देश का मुसलमान भी नरेंद्र मोदी से खफा है। ऐसा क्यों? देखो, मैं ये कहता हूँ कि ये जो आक्षेप है, उसके पीछे ही कितनी बड़ी दुर्भावनाएं, कितना बड़ा झूठ, प्रोपेगेंडा और प्रपंच शामिल है। तुम क्यों हमेशा 2002 को याद करते हो? आजादी से लेकर आप आज तक कांग्रेस के गवर्नेंस में कितने दंगे हुए? 47 से 50 से लेकर 69 से लेकर 84 है, 85 है, 89 है, 90 है, 92 है। किसी और राइट्स को क्यों नहीं याद करते? इससे पहले गुजरात में भी कितने दंगे हुए कांग्रेस के गवर्नमेंट में। जैसे 1969 में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे हितेंद्र देसाई, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त में भी दंगे हुए, 5000 लोग मारे गए, न कोई उसमें सजा हुई, न किसी को, न कोई चार्जशीट हुई। इंदिरा जी खुद गुजरात आए थे। क्या गुजरात का मुसलमान नरेंद्र भाई मोदी से खुश है, संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। आप तो समझ लो कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हो, तो आप इजीली समझ सकते हो। हम तो कांग्रेस को चैलेंज करते हैं कि अगर आप सच्चे हो, या यूपीए या जितनी भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है, अगर तुम सच्चे हो तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड से सही इंफॉर्मेशन के जरिए हमसे बात करो। आज गुजरात के अंदर मुस्लिम काउंसिलर्स जो है, वहां की नगरपालिका है, जो पंचायत है, उसमें 250 मुस्लिम काउंसिलर्स बीजेपी के मैंडेट पे जीते हुए हैं। जी जी। कांग्रेस के मुस्लिम काउंसिलर से ज्यादा बीजेपी के मुस्लिम काउंसिलर्स है। किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है। ऐसा कब हो सकता है? तभी हो सकता है कि मुसलमानों का भरोसा नरेंद्र भाई के साथ है, विश्वास उनके साथ बना हुआ है। और मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस की असलियत तो सच्चर कमेटी ने साबित कर दी, हमको बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक मुसलमानों के साथ जो किया, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट बीजेपी का रिपोर्ट तो नहीं है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने जब नवंबर 2006 में अपना रिपोर्ट जब वड़ा प्रधान मनमोहन सिंह को दिया, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि ओनली 2% मुस्लिम्स हैव गवर्नमेंट जॉब्स, 40% मुस्लिम्स जेलों में है। तमाम कैदियों में, जो कैद खानों में कैदी है, उसमें 40% मुस्लिम्स है। 40% मुस्लिम्स ऐसे हैं जो भारत के अंदर स्लम एरिया में रह रहे हैं, और जो मुसलमानों की फाइनेंशियल पोजीशन है वो शेड्यूल कास्ट से, दलित से भी ज्यादा खराब है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आजादी के वक्त में तो मुसलमानों की इतनी खराब परिस्थिति नहीं थी, और आजादी के बाद 50-50 साल तक इस मुल्क पर राज करने के बाद आज मुसलमान दलित समाज से भी पिछड़ा हुआ है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और उसकी साथ में जुड़ी हुई सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है। आज की तुमको मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लेटेस्ट डेटा कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल, जहां 24% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां मुसलमान के पास सिर्फ 2% गवर्नमेंट जॉब है। दिल्ली में ओनली 3% मुस्लिम्स हैव गवर्नमेंट जॉब्स। महाराष्ट्र में ओनली 5% मुस्लिम्स हैव गवर्नमेंट जॉब्स। बिहार में ओनली 7% मुस्लिम्स हैव गवर्नमेंट जॉब्स। जबकि गुजरात में इन सारे स्टेट से कंपैरिजन में मुस्लिम का पॉपुलेशन कम है, फिर भी 9% मुस्लिम्स हैव गवर्नमेंट जॉब्स। सच्चर कमेटी ने जो सिफारिशें की, उसका अमल भी कांग्रेस ने नहीं किया। इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है? इससे बड़ा धोखा मुसलमानों के साथ क्या हो सकता है? वो कोटा मैं नहीं कह रहा हूं। वजाहत हबीबुल्लाह जो नेशनल माइनॉरिटी के हेड है, वो जब गुजरात में आए थे अभी 6 महीने पहले, उन्होंने खुद ने कहा कि आज 2006 के बाद जो 40 पॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सच्चर कमेटी का बनाया था मुसलमानों के विकास के लिए, उसमें से आज 7 साल होने आए हैं, 39 पॉइंट पे तो अमल की शुरुआत नहीं हुई है। तो ये कांग्रेस सिर्फ वादे बनाती है, योजनाएं बनाती है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं काम कर रही है। सच्चर कमेटी ने यह भी कहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट में मुसलमानों की भर्ती होनी चाहिए। ये किसी भी स्टेट ने नहीं किया, भारत के किसी भी स्टेट ने किया। आज 10.6% मुस्लिम आर इन पुलिस डिपार्टमेंट, हाईएस्ट है ये परसेंट। और 11 साल से दंगा फसाद नहीं है, शांति है, सलामती है, सद्भावना है, हिंदू मुस्लिम एकता है। और गुजरात जिस तरीके से विकास कर रहा है, हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 3.2 टाइम्स ग्रेटर है। आज ही आप देखो कि आज ही जो प्रखर जो
अर्थशास्त्री है विश्व के, जिम ओनिल जो है, उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र भाई जैसा एक अच्छा विजन वाला, जिसके पास अर्थशास्त्र की पूरी समझ हो, नॉलेज हो, ऐसे नेतृत्व की भारत को जरूरत है। और जो उनका सपना है कि भाई, और उनका एक जो पेशन गोई है कि 2050 तक जो ब्रिक कहा गया है, ब्रिक का जो 4 मुल्कों का जो संयोजन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये जो है ये G6 जो देश है जिनका पूरी दुनिया पे आज तक उन्हीं का प्रभुत्व रहा है, फाइनेंशियल हो या किसी भी डेवलपमेंट हो, इन G6 से भी बढ़ जाएगा ये जो है, ये 4 देशों का समूह जो जिसे ब्रिक कहा गया है। और इसीलिए नरेंद्र भाई की बहुत आवश्यकता है। नरेंद्र भाई की तारीफ चीन करता है, जापान करता है। मैं ये कहता हूं कि ये तो कंट्रीज है, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज के जो सीईओ है बड़ी बड़ी, वो इनकी तारीफ कर रहे हैं। आपके पूर्व सहयोगी रहे हैं नीतीश कुमार, अभी थोड़े दिनों पहले अलग हुए, और इतने दिन तक साथ चलने के बाद उन्होंने कहा कि चूंकि नरेंद्र मोदी अब केंद्र में आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी पहले जैसी पार्टी नहीं रही, अब वो सांप्रदायिक तत्वों के प्रभाव में आ चुकी है, उसका मानदंड बदल चुका है, और आडवाणी और अटल जी के युग से बीजेपी बदल चुकी है, इसलिए हमारा साथ चलना मुमकिन नहीं है। देखो, नीतीश जी का ये आरोप ये बहुत ही आघातजनक है और पूरा झूठ और प्रपंचों से भरा हुआ है। क्या नीतीश जी को सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा पता नहीं है? वो आरटीआई में जाए, स्टेट गवर्नमेंट के डेटा देखें कि मुसलमानों की परिस्थिति गुजरात में कितनी अच्छी है। आज जो ज़कात निकालते हैं हम, गरीबों के लिए जो ज़कात निकालते हैं, पूरे भारत के मुसलमान गरीबों को हेल्प करने के लिए जो ज़कात निकालते हैं, उसका 50% कंट्रीब्यूशन गुजरात का होता है। आज मंथली इनकम जो गुजरात के मुसलमानों की सबसे हाईएस्ट है, 875 रुपीज, वो मुल्क में सबसे हाईएस्ट है। ये सारे विकास और शांति सलामती जो गुजरात ने की है, किसी एक स्टेट ने तो बताओ तुम। मैं ये चैलेंज करता हूं नीतीश जी को और कांग्रेस को कि भारत में 26 स्टेट्स में से एक भी स्टेट ऐसा बताओ कि जहां तुमने मुसलमानों के लिए ग्राउंड लेवल पे, फर्म लेवल पे कोई काम किया हो और उसकी गवाही वहां की स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट देती हो। मनमोहन जी ने माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए 15 पॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया और उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए गुजरात को गुड ग्रेड दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट गुजरात को माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए गुड ग्रेड दे रही है। तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा कह रहे हैं कि भाई यहाँ 9% गवर्नमेंट जॉब है, 10.6% मुस्लिम पुलिस डिपार्टमेंट में है, सारी है शांति सलामती। एक तरफ तुम्हारी गवर्नमेंट जो है वो मुबारकबादी दे रहे हो और तुम्हारे पॉलिटिकल लीडर लोगों को भ्रमित करने के लिए, मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए और 2002 को याद दिलाकर मुसलमानों को नरेंद्र भाई से और बीजेपी से दूर करने के लिए एक प्रोपेगेंडा कर रहे हो। कितना झूठ चला रहे हो, और ये झूठ जो है ये मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। तुमको अगर काम करना है, पॉलिटिक्स करना है, तो सकारात्मक राजनीति से आगे बढ़ो, हमारे साथ डेवलपमेंट के लिए स्पर्धा करो। वो कहते हैं कि गुजरात पहले से एक विकसित स्टेट था, पहले से धनी राज्य था, पहले से संसाधन थे, वहां पर कुछ नया काम नहीं कर दिया है मोदी जी ने। जबकि नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बिहार में उन्होंने एक निहायत ही पिछड़े और जो कर्ज में डूबा हुआ स्टेट था, हर तरीके से मात खा रहा था, उसको उठाकर वो लाए हैं। तो ज़्यादा क्रेडिट उनको जाना चाहिए, न कि उसे जाना चाहिए जो पहले से ही एक जो विकसित राज्य था उसको और विकसित कर रहा है। इसमें कोई खास बात नहीं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो, चलो मेरी बात सुनो, ये डेवलपमेंट कब होता है? जब शांति होती है। 11 साल से वहां कम्युनल राइट्स नहीं है। 11 साल से गुजरात में किसी भी रीजन में कर्फ्यू नहीं है। आप एक स्टेट तो बताओ मुझे ऐसा। और सीएम साहब से भी पहले कितने चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जैसे कि भाई हितेंद्र देसाई रहे, माधव सिंह सोलंकी, अमर सिंह चौधरी, चिमन भाई पटेल। इनके रीजन के अंदर हर साल दंगे होते थे, और जब दंगा होता था तो 3 महीने 4 महीने तक चलता था वो दंगा, रुकने का नाम नहीं लेता था। सीएम साहब तो 2002 के टाइम में बिल्कुल नए थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल नए थे, फिर भी उन्होंने सिर्फ 4 दिनों के अंदर दंगे को कंट्रोल कर लिया, फॉरेन मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया, सारे पॉजिटिव एक्शंस लिए। और उसके बाद आज जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गुजरात का उनकी मुट्ठी में है, तो आज जो जिस सुशासन से वो सरकार चला रहे हैं कि आज नॉट अ सिंगल राइट, नॉट अ सिंगल कर्फ्यू। तो ये सारी पॉजिटिव एक्सपेक्ट शांति और सलामती बनने के बाद जब डेवलपमेंट हुआ है, क्यों इससे पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज ने कभी कहा, गुजरात के चीफ मिनिस्टर की तारीफ की
क्या किसी मुल्क ने जैसे जापान ने रेड कारपेट उनके लिए बिछाया? नीतीश कुमार ये भी आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि ये कॉर्पोरेट के प्रोजेक्ट किए हुए नेता है, ये कॉर्पोरेट कंपनियां इनको प्रोजेक्ट कर रही हैं, क्योंकि वो उनके फायदे के लिए काम करते हैं, इसलिए उनको कॉर्पोरेट के लोग इस तरह से समर्थन दे रहे हैं, इस तरह से बल दे रहे हैं, ऐसा नीतीश कुमार कह रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये कहता हूं कि क्या ये जीडीपी ग्रोथ जो है गुजरात का, वो इंडिया के जीडीपी ग्रोथ से 3.2 टाइम्स ज्यादा है। मंदी होने के बावजूद गुजरात जो है वो 2 फिगर्स को पार कर सका, ये आज ही ये अर्थशास्त्री ने कहा, जी मोनिल ने कहा। तो क्या ये जीडीपी ग्रोथ है, ये भी मल्टीनेशनल और कॉर्पोरेट कंपनीज के सीईओज ने दिया हुआ है, मैं इनसे ये कह रहा हूं। और एग्रीकल्चर में मानो कि गुजरात तो पहले टॉप पे था नहीं, इंडस्ट्रीज में था, एग्रीकल्चर में 11% ग्रोथ के साथ गुजरात नंबर 1 पे है। तो ये सिर्फ सीएम साहब के सुशासन में हुआ है, इससे पहले नहीं था। ये जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी ये 1990 से 2000 के बीच में भी काफ़ी अच्छी थी गुजरात में, जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तभी बीजेपी का रूल था वहाँ पे। इससे पहले केशुभाई पटेल और दूसरे लोग थे। तो उनके जो आरोप हैं नीतीश कुमार की और कांग्रेस की और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो बार बार ये साबित करना चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी ने कोई अलग सा काम नहीं कर दिया। गुजरात पहले से सुविधा संपन्न था, एक संपन्न राज्य था, वहाँ के लोग व्यापार में उनकी विशेष रुचि थी और उन्होंने तरह तरह के जो है कारनामे करके दिखाए हैं भारत के व्यापारिक जगत में। भारत में जो भी व्यापार हो रहा है उसमें गुजरातियों का बहुत अहम योगदान रहा है। नो डाउट गुजरात पहले से ही कंपैरिजन में आगे रहा है, लेकिन नरेंद्र भाई आने के बाद जो उसका विकास हुआ है उसको कंपैरिजन देखो। आप जो डेवलपमेंट नरेंद्र भाई के पहले का जो वक्त था उसके डेटा देखो और आज देखो, और आज तुम वहां जाके देखो, जैसे कि अभी बिजली है, इससे पहले तो बिजली चली जाती थी, अभी इन्होंने ज्योतिर्गाम योजना की वजह से वहां इलेक्ट्रिसिटी है, गांव में कभी 1 घंटे के लिए भी बिजली नहीं जाती। वहां के रास्ते देखो, फ्लाईओवर ब्रिजेस देखो, सारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो अभी कंपैरिजन करो। तो ये सारी चीजों के अंदर नरेंद्र भाई आने के बाद जो गुजरात की जो शक्ति है ये उभर के आई है और ज्यादा निखरी है उसमें, और निखार हुआ है, और उसमें कोई भी डाउट नहीं कर सकता। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि मोदी के लगातार आगे बढ़ने की वजह से जो वरिष्ठ नेता हैं आडवाणी जी, वो भी नाराज हो गए हैं, और वो भी नाराज होकर उन्होंने रिजाइन कर दिया। बाद में आरएसएस के दबाव में उन्होंने वापस जरूर लिया, लेकिन वो सारी बात से नाराज चल रहे हैं। देखो, ये तो समझ लो कि एक परिवार होता है, परिवार में जहां लोकतंत्र होता है वहीं पे कंपटीशन भी होता है, वहीं पे सिलेक्शंस के लिए मतभेद भी होते हैं। क्योंकि कांग्रेस में राजाशाही चल रही है, हम तो यही कह रहे हैं, परिवारवाद चल रहा है, दादा थे फिर बाप बना फिर बेटा बना, यही चल रहा है। जबकि यहां ऐसा नहीं है। नरेंद्र भाई एक बहुत ही छोटे से परिवार में आके इन्होंने इतना डेवलप हुए हैं, समझ लो। तो जिस तरीके से यहां नेतृत्व का सिलेक्शन होता है, तो एक परिवार है, परिवार में मतभेद होते हैं, तो मतभेद हो, लेकिन इसके बाद भी एक अच्छी शक्ति उभर के आएगी, और जो लोगों की चाहत है, जो प्रजा की चाहत है, वही होगा। चलिए, तो नरेंद्र मोदी के रास्ते में क्या चुनौतियां हैं अब, जबकि वो बीजेपी के इलेक्टोरल कैंपेन चीफ हो चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बन चुके हैं, 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ना है उनको, अपने नेतृत्व में बहुत सारी चीज़ें उनको करनी है, बहुत सारे परिवर्तन करने हैं, बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने हैं, आरोपों का भी उनको सामना करना है। आरोप उन पे और क्या क्या बड़े हैं और वो उनका कैसे सामना करने वाले हैं, इस पर हमारी चर्चा जारी है चिश्ती साहब के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। महबूब अली चिश्ती साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं और हम एक बहुत ही रोचक चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति के अलग अलग आयामों पर। नरेंद्र मोदी, गुजरात की सरकार, बीजेपी की अल्पसंख्यक नीति और नरेंद्र मोदी का प्रबंधन जो राहत और बचाव के कामों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है उत्तराखंड की बाढ़ के दौरान। कैसे चिश्ती साहब, कैसे कई हज़ार लोगों को जो है निकालने की बात आई कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए, उनके साथ पूरी एक रेस्क्यू टीम थी, आईएएस ऑफिसर्स की थी, रेस्क्यू के और भी लोग थे, एक्सपर्ट लोग थे, उनके साथ ट्रांसपोर्ट के वाहन थे, गाड़ियाँ थीं, हेलीकॉप्टर्स थे, कैसे उन्होंने इस काम को वहाँ पर अंजाम दिया गुजरात में? देखो, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बनाया हुआ है गुजरात में। कभी भी ऐसी कोई घटना बनती है, चाहे गुजरात में हो या मुल्क की किसी और स्टेट में हो, तो फौरन एक्टिव हो जाती है, उसी सेकंड एक्टिव हो जाती है। तो यही हुआ, जैसे ही उत्तराखंड की ये खबर आई तो हमारा पूरा जो मैनेजमेंट है उसमें आईएएस है, आईपीएस ऑफिसर्स है और गवर्नमेंट के और जो अधिकारी है
वो पूरा जो समूह है वो फौरन एक्टिव हो गया, इसीलिए वो फौरन वहां उत्तराखंड पहुंच भी गए। 1.5 दिन के अंदर 15 से 20 हजार लोगों को उन्होंने फौरन वहां निकाल लिया और राहत सामग्री को भी वहां पहुंचा दिया, जबकि कांग्रेस वहां पहुंच नहीं पाई थी। 4-5 दिन के बाद वहां पहुंचे तो कांग्रेस में ये बौखलाहट थी कि भाई जिस तरीके से स्टेट में गवर्नमेंट उनकी है, सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद जो काम और जो सफलता उन्हें नहीं मिली जो विक्टिम्स है उनको मदद पहुंचाने के लिए, तो मोदी जी और ये जो बीजेपी वाले हैं ये इसमें सक्सेसफुल रहे हैं। तो अब उसको किस तरीके से बदनाम किया जाए और किस तरीके से काम किया जाए, इसीलिए सारे प्रपंच इन्होंने फैलाए हैं। लेकिन प्रजा ने, जो अभी मीडिया का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो लोगों ने चैनल्स पे, मीडिया से सारी जानकारियां ले ली कि वाकई उत्तराखंड पर दिल से, पूरे हृदय से किसने काम किया है और वहां कौन सफल रहा है। आपको लगता है कि इस काम में मोदी जी पूरी तरह से सफल रहे? बिल्कुल बिल्कुल रहा है। और आज भी, अभी भी, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी भी वहां से बहुत सारी हेल्प वहां जाने वाली है। और हमने तो ये कहा है कि जैसे राहुल और सोनिया जी अपने फोटो लगाकर ट्रकें भेज रहे हैं, सीएम साहब ने ये कहा कि न मेरा फोटो होगा न मेरा नाम होगा। एक चीज मुझे बताइए, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चूंकि समय कम है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब क्या, किस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो है, प्रचार समिति जो है, वो बीजेपी को एक पॉजिटिव लाइट में दिखाने वाली है। चुनाव से पहले जो उनको दायित्व दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, आप भी राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा में है, राष्ट्रीय सचिव हैं, कैसे आप लोग बीजेपी को पॉजिटिव लाइट में दिखाएंगे? बीजेपी में हम यही दिखाएंगे कि जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स जो, जहां बीजेपी का रूल है, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो वहाँ जो सुशासन है, वहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ शांति है, सलामती है, सद्भावना है, यही जो मैसेज है वो हम पूरे इंडिया के अंदर पहुँचाएंगे। और साथ में कांग्रेस जो फ्लॉप रही है, जैसे करप्शन में जो गुजरा हुआ साल, पूरा साल ईयर ऑफ स्कैम रहा, ये घोटाला वो घोटाला, और स्कैम में इन्होंने कोई कसर नहीं रखी। तो प्रजा को पता चल चुका है कि कांग्रेस का जो शासन है वो पूरा भ्रष्ट तंत्र है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये कभी नक्सलवाद और आतंकवाद का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस की जड़ों में जो नेतृत्व बना हुआ है वही कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प पहुंचाते हैं। तो कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है, न ये आतंकवाद को खत्म कर सकता है, न नक्सलवाद को खत्म कर सकता है, न ये भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है, न ये विकास, डेवलपमेंट, शांति और सद्भावना की देश की एक नई राह दे सकता है। और ये सारी चीजें ये बीजेपी दे सकती है और बीजेपी उसमें कामयाब रही है। मुसलमानों को अब पूरे देश में जोड़ने में कामयाब होंगे अपने साथ? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि जब आज गुजरात में हम कामयाब हुए हैं, जिस गुजरात को बदनाम किया जा रहा है, गुजरात के लाखों मुसलमान बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और मैंने आगे भी कहा था कि नरेंद्र भाई को नॉन सेक्युलर कहना ये गुजरात के लाखों मुसलमानों का अपमान है, क्योंकि लाखों मुसलमानों ने नरेंद्र भाई पे अपना विश्वास व्यक्त किया है और वोट दे के विश्वास व्यक्त किया है। 250 काउंसिलर्स तो हमारे बीजेपी के मुस्लिम्स हैं, लेकिन अभी विधानसभा के इलेक्शंस में भी आप वहां के बूथ देख सकते हो, वहां के डेटा आप देख सकते हो कि कांग्रेस ने सारी फोर्स को वहां लगा दिया था कि भाई इलेक्शन जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, और वैसा ही हुआ। फिर भी लोगों ने जो नरेंद्र भाई को, बीजेपी को मत दिया है, वोट दिया है, विश्वास व्यक्त किया है, यही विश्वास आपको पूरे देश ये में विश्वास और ये संदेश, और गुजरात को जो बदनाम करने की बात थी, ये सारी सत्य और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा आधारित रियल इंफॉर्मेशन जो है वो हम देश भर में पहुंचाएंगे। और आप जैसे लोगों का, मीडिया का हमें साथ मिलेगा तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, सत्य माहिती, सच्चाई को पहुंचाने के लिए हमें पूरा विश्वास है कि अब ये देश का जो मुसलमान है वो जागरूक हो जाएगा और उन्हें पता चल जाएगा कि जो विकास गुजरात के मुसलमानों का हुआ है भारत के किसी भी देश में किसी भी स्टेट के मुसलमान का नहीं हुआ है। और इसीलिए उन्हें ये एक आशा और विश्वास व्यक्त हो जाएगा कि जिस तरीके से गुजरात का मुसलमान सलामत है, गुजरात का मुसलमान वहाँ का एजुकेशन में, इकोनॉमी में सबसे आगे बढ़ रहा है, इसी तरीके से नरेंद्र भाई के साथ देश का मुसलमान भी आगे बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद चिश्ती साहब यहाँ स्टूडियो में आने के लिए और बहुत तफसील से, बहुत विस्तार में नरेंद्र भाई मोदी, गुजरात सरकार, बीजेपी, उनकी अल्पसंख्यक नीति और आने वाले चुनाव की रणनीति पर, उत्तराखंड की बाढ़ में खासकर जो गुजरात गवर्नमेंट का योगदान रहा है या फिर जो चर्चाएं हुई हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे स्टूडियो में आने के लिए। बिल्कुल। तो महबूब अली चिश्ती, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव, गुजरात हज कमेटी के चेयरमैन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में थे और विस्तार में हमने बात की। बहुत दिलचस्प होगा ये देखना
कि किस तरह से बीजेपी आने वाले चुनाव में फेयर करती है। नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनने के बाद अल्पसंख्यक जो विषय है उसको कैसे हैंडल करती है। धर्मनिरपेक्षता की कौन सी नई परिभाषा आने वाले दिनों में सामने आती है। सांप्रदायिकता की नई परिभाषा किस प्रकार से सामने आती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस खास पेशकश में फिलहाल